हाँ जी दोस्तों। और पिछले लेक्चर में हमने जो चर्चा करी थी वो गणित की भाषा की बात करी थी और गणित की प्रकृति की। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम टीचिंग मेथड्स का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। और इसमें इन की पॉइंट्स पे जो यहाँ लिखे हुए हैं आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण, इन चार विधियों की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गणित की शिक्षण विधियाँ कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप यदि ढंग से एक बार समझ लेते हैं तो आसानी से आप सवाल वहाँ करके आएंगे। मैंने आपका समय बचाने के लिए और लेक्चर का टाइम कम करने के लिए पीपीटीज़ के थ्रू इसको पढ़ाया है। एग्जाम्पल्स मैं वहाँ पे खुद लिखूँगा जिससे कि आप वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाएँ। और ये जो पीपीटी है आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, बिकॉज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाएंगे आप तो आपका काम थोड़ा आसान रहेगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे इस लेक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आगमन विधि की। और आगमन विधि का मतलब है, यहाँ से हम सीधा यदि देखें, आगमन मतलब किसी का आना। आने से सीधा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह उदाहरण से और नियम की तरफ बढ़ती है। मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है उदाहरणों को देखकर नियम या सूत्र बनाना। ये इसका काम है, उदाहरणों को देखकर नियम या सूत्र बनाना, ये मुख्य काम है। सामान्यीकृत करना, अब हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं और उसके बाद से अवधारणाओं पर पहुंचते हैं। पहले हम यहाँ उदाहरण देंगे, फिर बाद में हम अवधारणा तक पहुंचेंगे। और जो लोग 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं वहाँ पर एक आगमन सिद्धांत करके एक चैप्टर भी चलता है, तो उसमें यही हम करते हैं। पहले उदाहरणों से एक सामान्यीकृत सूत्र बनाते हैं, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। और इसमें अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण बात है। अवलोकन के आधार पर यहाँ पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ये चारों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लें। और यह विधि छात्रों में तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करेगी। तार्किक सोच का विकास कैसे करेगी? क्योंकि जब बच्चा उदाहरण देखेगा तो विभिन्न उदाहरणों में से सिमिलर टाइप की चीज़ निकाल के लाएगा। और वही क्या होता है, सूत्र या नियम होता है। तो सूत्र या नियम की व्युत्पत्ति करना इसका प्रमुख काम है। तो आप इसको हाईलाइट कर लेंगे और याद कर लेंगे कि आगमन विधि में होता है सूत्र व्युत्पन्न करना। अब इसके दो उदाहरण देता हूँ। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ये देखते हैं कैसे। जैसे माना कि मैंने संख्या जोड़ी 2+4 बराबर ये क्या आया, 6। मैंने जोड़ा 2+6 बराबर ये क्या आया, 8। मैंने जोड़ा 8+6 बराबर ये क्या आया, 14। तो ऐसे जब हमने बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दिए कि देखो भाई, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, सम संख्या विषम संख्या। तो हमने यहाँ से सामान्यीकृत कर लिया कि भाई सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर क्या आती है, सम संख्या आती है। ऐसे ही विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालें हम, माना कि, चलिए देखते हैं। जैसे पहली दो विषम संख्याएं 1+3 बराबर योग आ रहा है 4। फिर जैसे पहली तीन विषम संख्या 1+3+5 बराबर योग आ रहा है 9। फिर विषम संख्या 1+3+5+7 बराबर योग आ रहा है कितना, 16। अब देखें, ये तो हो गया 2 का वर्ग, ये हो गया 3 का वर्ग और ये हो गया 4 का वर्ग। अब देखें, जब प्रथम दो विषम संख्या जोड़ी थी तो आया था 2 का वर्ग। प्रथम 3 विषम संख्या जोड़ी तो आया 3 का वर्ग और प्रथम 4 विषम संख्या जोड़ी तो आया 4 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि प्रथम n विषम संख्याएं जोड़ें तो उनका वर्ग होता है n²। तो ये आगमन सिद्धांत है। पहले हमने लिए उदाहरण और उदाहरणों से क्या बना लिया, एक सूत्र। तो ये है उदाहरण से सूत्र की तरफ। ये कैसे चलती है, उदाहरण से सूत्र की तरफ चलती है। ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं कि और इसमें क्या खास बातें हैं। इसके गुण देख लेते हैं, गुण क्या हैं। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे इसकी प्रकृति कि ये छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास करेगी। किसका, तार्किक चिंतन का। अब तार्किक चिंतन का यदि विकास होगा तो वो कब होगा, जब बच्चा स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी कोई। तो खोज और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है आगमन विधि। इसलिए इसमें तार्किक, क्योंकि इसमें ये तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। इसमें ज्ञान स्थायी और व्यावहारिक होता है क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे उदाहरणों का अवलोकन करता है ध्यानपूर्वक,
तब वो उनका करता है सामान्यीकरण, और स्वयं इसमें किस तक पहुंचता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। गणितीय नियमों और सूत्रों को गहराई से समझने में या फिर व्युत्पन्न करने में, ये भी आप यहाँ पे लिख लेना, व्युत्पन्न करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके दोष देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर गुणों के बारे में चर्चा की जाती है, पर देख लेते हैं हम दोषों को भी देख लेते हैं। यह विधि समय साध्य है। समय साध्य उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा समय ले, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण देखने पड़ेंगे, और उनमें से यदि बच्चे सामान्यीकृत नहीं कर पाए तो हमें उसकी सहायता भी करनी पड़ेगी, और सभी अवधारणाओं और सिद्धांतों को आगमन विधि से नहीं करवाया जा सकता। जटिल समस्याओं को हल करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके सूत्र देख लेते हैं, इसके सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके सूत्र में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेन छोटा कर लेता हूँ। सूत्र हैं ये, आप लिख लेना, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से किधर चलती है ये विधि, नियम की ओर, और उदाहरण से नियम के प्रत्यक्ष से और चलती है प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये इसके हैं सूत्र, ये आप याद कर लेना। ये उदाहरण से नियम की ओर जाएगी, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ जाएगी, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी, और एक और लिख लेना, यह जाएगी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अच्छा, निगमन विधि में ये सूत्र उल्टे हो जाएंगे, आप लिख लेना, आप ध्यान देना ये बात। निगमन में ये सूत्र उल्टे हो जाएंगे, तो अभी आप इनको लिख लें, ये आगमन विधि के सूत्र हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये हमने आगमन विधि के बारे में चर्चा करी कि आगमन विधि क्या कर रही है। इसमें है आगमन का मतलब आना, उदाहरणों से नियम का बनना। अब चलते अगली विधि की तरफ। अगली विधि है निगमन विधि। यहाँ पे भी जो सूत्र हैं, सूत्र इसके होंगे, सूत्र आप लिख लेना इसके, वो हैं आगमन विधि के विपरीत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आगमन विधि के विपरीत इसके सूत्र चलते हैं। वहाँ पर उदाहरण से और चल रहे थे हम नियम की ओर, उदाहरणों को देखकर हम सूत्र बना रहे थे। यहाँ पर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। वहाँ पे हम पढ़ रहे थे विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें पहले नियम और सिद्धांत समझा दिए जाते हैं, और फिर उनके आधार पर समस्याओं को हल किया जाता है, ये समझ लेते हैं। और यह विधि तार्किक अनुक्रम और अनुशासन पर आधारित है। जैसे सूत्र हो गया एक, जैसे कोई अध्यापक कहे कि वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या है 6 सेमी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें बताया जाएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये सूत्र रखकर और जितने भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो सभी की सभी किस में आएंगे, निगमन विधि का प्रयोग हो गया। कि हमने यहाँ पर पहले क्या सीख लिया, पहले हमने यहाँ पर नियम सीख लिया, और फिर हम उसके विभिन्न उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट बता दूं, और फिर मैं बच्चों को बताऊं कि समबाहु त्रिभुज के उदाहरण दे देंगे। ये होती है निगमन विधि। अब आगे चलते हैं कि इसके गुण दोष क्या हैं। सूत्र आप इसके लिख ही लेना, आगमन विधि के विपरीत हैं। इसमें पहले सूत्र बताएंगे या कंसेप्ट बताएंगे, और फिर उसके उदाहरण देंगे। जैसे मैं एक और क्लियर कर देता हूँ आपको, एक उदाहरण और देखें। जैसे माना कि व्यक्ति को बहुत सारे ऐसी वृत्तीय वस्तुएं दिखा रहे हैं, जैसे ये चूड़ी हो गई, ये कोई पहिया हो गया, ये और कोई ऐसी वृत्तनुमा, जैसे ये कोई तस्तरी हो गई, तस्तरी। अब ये हमने 3 उदाहरण दिए, और अब हम बच्चे को इन 3 उदाहरणों को दे के ये कहें कि बेटा ऐसी आकृतियों को हम वृत्त कहते हैं। पहले हम उसको दिखाएं आकृतियाँ, और एक हम वृत्त की परिभाषा या वृत्त बता दें, बेटा वृत्त क्या होता है, और फिर हम बता दें जैसे चूड़ी होती है, और साइकिल की रिम होती है, पहिए की रिम, या फिर पहिया होता है। ये सब क्या है, ये सब वृत्त के उदाहरण हैं। तो पहले वृत्त का कंसेप्ट समझा के फिर उदाहरण देना, और एक पहले आकृतियाँ दिखा दें, और फिर हम वृत्त बताएं कि ये आकृतियाँ वृत्त हैं। तो ये तो हो गई पहली जो विधि, ये है आगमन, और ये विधि है निगमन। ये विधि है
निगमन विधि, ये इन दोनों में अंतर है। अब देखें, आगमन में तो उदाहरण बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। अब इसमें तो डायरेक्ट सूत्र दिया और उदाहरण बता दिया। अब चलते हैं आगे। इसमें यह विधि क्या करेगी, समय की बचत करेगी, क्योंकि इसमें सीधे नियमों और सिद्धांतों को लागू किया जाता है। यह जटिल और अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझाने में सहायक होगी। क्यों? जटिल अवधारणाएं हैं वो सूत्रों के वो अवलोकन के माध्यम से इतनी जल्दी निकल कर नहीं आ पाती हैं। उनको जो छोटा बच्चा है वो इतना जल्दी नहीं समझ पाएगा। उच्च कक्षाओं में उपयोगी होती है जहां छात्र पहले ही तार्किक रूप से क्या है, परिपक्व हैं। छोटे बच्चे को हम निगमन विधि के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, हमें उसको गणित के कंसेप्ट संप्रत्यय समझाने पड़ेंगे आगमन विधि के द्वारा। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा सूत्र को याद कर लेगा, उदाहरणों को याद कर लेगा। इसलिए ये रचनात्मक और खोजी प्रवृत्ति को सीमित करती है, बढ़ावा नहीं देती है। और इसमें वो केवल सूत्र रटने तक रह जाते हैं। और इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, मतलब जो अवलोकन की जो प्रक्रिया है, अवलोकन व विश्लेषण की प्रक्रिया क्या रह जाती है, धीमी हो जाती है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सूत्र मैंने इसके आपको बताई दिए हैं कि सूत्र क्या हैं। इसमें आगमन विधि के विपरीत काम होंगे। आगमन विधि में हो रहा था प्रत्यक्ष से प्रमाण, और इसमें जाएंगे हम प्रमाण से प्रत्यक्ष। इसमें जाएंगे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, इसमें जाएंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसमें जाएंगे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ आपकी सहायता के लिए ये चीज़। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, और प्रमाण से प्रत्यक्ष, सूक्ष्म से स्थूल, और सामान्य से विशिष्ट, और नियम से उदाहरण। ये भले ही आप याद रख सकते, नियम से उदाहरण। ये इसके सूत्र हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, और अगली विधि है विश्लेषण विधि। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि, और आप स्लो करके सुनने वाले ही यदि मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो। वैसे मेरी स्पीड ये ठीक है, इससे लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो समय है वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप नोट डाउन करके और इस लेक्चर को 1-2 बार 2 टाइम्स पे या फिर 1.5 टाइम्स पे भी सुन लेंगे तो आप बहुत जल्दी आसानी से ये जो विधियाँ हैं इनको बहुत कम समय में सीख पाएंगे। और कम समय में ही हमको ध्यान देकर चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है भी नहीं है। विश्लेषण विधि में हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये कारण से प्रभाव की ओर बढ़ती है, कारण से प्रभाव की ओर जाती है इस विधि में प्रक्रिया। इसमें समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इसके बाद इसकी विशेषताएं और जटिल समस्याओं को सरल रूप में समझाने में सहायक है। क्यों और कैसे, इन 2 बातों पर यह बहुत ज़्यादा बल देती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो क्यों और कैसे पर जोर देती है। तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है और सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह अवलोकन प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है विश्लेषण विधि। और गणित में विश्लेषण, संश्लेषण और आगमन निगमन विधि का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में कनेक्ट हैं, और संप्रत्यय गणित के जितने भी हैं उनको विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और आगमन निगमन विधि द्वारा यदि हम समझें तो हम बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा गणित में माहिर होने में या गणित में दक्ष होने में बहुत ज़्यादा सहायता इन चीज़ों से मिलेगी। तो आप विशेषताएं तो ये देख लें कि समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जटिल समस्या को सरल रूप में समझाता है। अब इसके मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट उदाहरण ही है। और उदाहरण यदि हम इसके देखें तो देखते हैं कि विश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। माना कि किसी ने आपको सवाल दिया कि ये समीकरण सॉल्व करना है x + 3 = 7। तो हम पहले इस पूरी समस्या को देखेंगे और धीरे धीरे हम गणित के नियमों का प्रयोग करते हुए, जैसे ये पक्षांतरण कर दिया और x बराबर उत्तर आ गया 4। ये हो गया कि हमने समस्या को बांटा, तोड़ा और रख दिया। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। और माना कि हमारे सामने कोई सवाल आता है, और सवाल कैसे आता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के गुणनखंड करें। ऐसे कोई हमारे पास सवाल आ जाता है कि x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक निकलवा ले हमसे। तो इसके यदि हम नियमबद्ध तरीके से करें कि सर पहले तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस एक्स बराबर 2 बराबर 0। फिर हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। और फिर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। फिर हम निकालेंगे, एक तो आया -2 और एक आया x बराबर -1। ये जो तरीका है सवाल को तोड़ना, समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके और उत्तर लाना या फिर समस्या के हल ज्ञात करना, ये आता है विश्लेषण विधि में। ये विश्लेषण विधि है। इससे विपरीत संश्लेषण में होगा, जो कि अपन पढ़ेंगे इन्हीं उदाहरणों के थ्रू। तो आगे चलते हैं। विश्लेषण विधि में यह समस्या के गहराई तक अध्ययन करने में क्या करती है? मदद करती है। गहराई तक अध्ययन करने में मदद कर रही है ये विधि, और अधिक स्पष्टता से गणितीय सिद्धांतों को समझाती है, स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, समय साध्य है, समझने में सक्षम नहीं हो सकता यदि कई बार इतनी टिपिकल चीज़ें हो जाती हैं कि हम समझने में सक्षम नहीं हो पाते। अभी मैं इसका एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि आपके समझ में एक ही बार में ये बैठ जाएगी, विश्लेषण और संश्लेषण की जब मैं तुलना करूंगा। और कठिन और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ये गुजरती है, और मुख्य रूप से तार्किक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी। तो आप इम्पोर्टेंट कि तार्किक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। कठिन और जटिल प्रक्रिया के कारण रुचि इसमें कम हो सकती है बच्चे की, समझने में बच्चा सक्षम हो नहीं हो ये हम कह नहीं सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके हम संश्लेषण विधि की तरफ चलते हैं। संश्लेषण विधि में सरल से जटिल की ओर हल केंद्रित होता है, और इसमें समस्या समाधान की प्रक्रिया प्रभाव से कारण विशेषताएं इसकी हैं, पहले से ज्ञात तथ्यों और सूत्रों का उपयोग करके समाधान दिया जाता है। इसे समझना अपेक्षाकृत आसान है। सिखाने की प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित होती है, और हल को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये विधि काम करती है और कैसे हम इसको समझने वाले हैं। अब हम यहाँ देखेंगे। देखें, हमने अभी जब विश्लेषण विधि हम पढ़ रहे थे और ऐसे पढ़ रहे थे, माना कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है x प्लस 3 बराबर 0 के हल हैं कौन से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है -1, नंबर 2 -3, नंबर 3 -4, और नंबर 4 एक ऑप्शन आ जाता है 5। ऐसे ऑप्शन आ गए। अब पहला तरीका जो है, जो विश्लेषण विधि की बात करता है, वो तो इसका क्रमशः हल करेगा। तो विश्लेषण विधि में इसका हल कैसे होगा, जो हम बता देते हैं। विश्लेषण में तो इसका हल होगा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। ये तो विश्लेषण विधि से हमने हल किया है। संश्लेषण क्या कहता है कि पहले से ज्ञात जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, जो उत्तर इसके ज्ञात हैं, इनको इसमें रख के हम देखेंगे। -1 रख के देखेंगे, संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम -3 पे, तो -3 प्लस 3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, ये हो गई संश्लेषण विधि। इसमें हमने क्या किया, उत्तर का प्रयोग, पहले से जो हमें उत्तर ज्ञात था उसका प्रयोग करके हमने देखा था कि ये प्रश्न को सेटिस्फाई या तथ्य को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें हमने किसी उत्तर का प्रयोग नहीं किया, हमने एक विशेष प्रक्रिया के तहत स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने का प्रयास किया है। तो यदि मैं इसी सवाल को ऐसे हल करूं तो ये विश्लेषण विधि है, स्टेप बाय स्टेप, और इसको यदि उत्तरों को रखकर संतुष्ट करा कर देखूं तो ये संश्लेषण विधि है। इसमें उत्तरों से हम गए प्रश्न की तरफ, और इसमें हम आए हैं प्रश्न से उत्तर की तरफ। ये इन दोनों में अंतर है, और आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें कि इससे बढ़िया उदाहरण इसका कहीं नहीं है। ज़्यादातर अच्छी पुस्तकों में ये उदाहरण देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं। संश्लेषण विधि में समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया वो तो चलिए बहुत सरल उदाहरण था। हमें कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन मिल जाए
तो ज़्यादातर जब हम कहते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन, तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो है वो किसका भाग है? संश्लेषण विधि का, क्योंकि हम उसमें उत्तर से प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। विद्यार्थी जल्दी सीख जाएगा क्योंकि उसे सीधा प्रश्न तक पहुंचना है और गणितीय सिद्धांतों को। अच्छा, सामान्य विद्यार्थी है जो सूत्र का प्रयोग करना नहीं जानता, स्टेप बाय स्टेप हल करने में उसको समस्या है और उसको शून्यक आ जाए, तो ये कितना अच्छा तरीका रहेगा कोई सवाल में शून्यक निकालने के लिए आए। देखिए उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पे दोबारा से कि माना कि सवाल आए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करें। अब वो बच्चा क्या करे, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से इसमें सवाल रख के देखे कि मैं -2 रख के देख रहा हूँ साहब, -2 का वर्ग प्लस 3 गुणा -2 प्लस 2 मतलब ऐसे निकाल के देख रहा है। तो ये हो गया 4 और ये हो गए -6 और 2 बराबर 0। 6 - 6 बराबर 0, तो उसको पता लग गया कि -2 इसका क्या है? शून्यक है। ये कितनी आसान प्रक्रिया है, उसमें तो निकालना पड़ेगा। इसमें केवल हमें उत्तर से प्रश्न की तरफ जाना है, क्योंकि शून्यक क्या कहता है कि शून्य हो जाना चाहिए किसी कोई मान रखने पर एक्स का। तो इसमें हम गए हैं उत्तर से प्रश्न की तरफ संश्लेषण विधि में, प्रभाव से कारण की तरफ। दोष क्या है? इसमें तार्किक और गहन चिंतन का विकास कम होता है। इसमें बच्चा शून्यक की अवधारणा को जो वास्तव में निकालने की जो एक प्रक्रिया है कि शून्य को कैसे पहले गुणनखंड करना, ये करना, तो वो तो जटिल हो गई प्रक्रिया। अब जब जटिल प्रक्रिया से कोई नहीं गुजरेगा तो उसमें तार्किक क्षमताओं का विकास कम हो पाएगा और रटे हुए तथ्यों पर निर्भर रहता है। समस्या को गहराई से समझने का अवसर कम मिलता है और स्वतंत्र चिंतन को क्या करता है? सीमित करता है। ये इसके दोष हैं। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ी 4 चीज़ें। हमने आगमन विधि पढ़ी, जिसमें हम उदाहरणों से निकाल रहे थे सूत्र। एक हमने निगमन विधि पढ़ी, जिसमें हम सूत्रों से और उदाहरण दे रहे थे या फिर संप्रत्यों से उदाहरण दे रहे थे। इसमें उदाहरणों से क्या बन रहा था? कंसेप्ट या संप्रत्यय बन रहा था, और इसमें पहले कंसेप्ट को समझा के और फिर क्या दे रहे थे? हम उसके उदाहरण दे रहे थे। फिर आई विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में हम बड़ी समस्या को छोटे 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 खंडों में बांट रहे थे, और संश्लेषण विधि में हम छोटी छोटे कंसेप्ट्स को मिला के एक बड़ा कंसेप्ट बना रहे थे। अब संश्लेषण विधि में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ एक। हाँ, अब देखते हैं संश्लेषण विधि में देखें, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। हाँ, हम संश्लेषण विधि में और विश्लेषण विधि में एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगमन के बाद आती है निगमन। अब हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकाल रहे हैं। नंबर दूसरा, आगमन के बाद आती है निगमन विधि। और 1 मिनट आप रुकें, थोड़ा शायद आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं बाउंड्रीज तय कर लेता हूँ लिखने की। हाँ, आगमन के बाद आती है निगमन। ऐसे ही विश्लेषण के बाद आएगी संश्लेषण। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विश्लेषण के बाद संश्लेषण कैसे आएगी, हम ये समझते हैं कि जैसे 3 समस्याएं हैं, कोई समस्या ए है, एक बी है और एक सी है। अब तीनों को हम ऑब्जर्व करें और तीनों के हम छोटे छोटे खंड करें और इनका अवलोकन करें। तो इन सब का अवलोकन करके और हम इनमें से कोई तथ्य ई छांट लिया। अब हमें ए बी सी और इसका पहले विश्लेषण करना पड़ा
और फिर इनमें से जो हमने ई तथ्य छांटा है ये हो गया संश्लेषण, हमने ये निकाल लिया। तो पुराने संप्रत्यों से और नया संप्रत्यय निकालना, किसका काम हो गया? संश्लेषण का काम हो गया। पुराने संप्रत्यों से नया संप्रत्यय निकालना, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लें, ये संश्लेषण विधि का काम हो गया, पुराने संप्रत्यों से। अब आगमन विधि क्या हम उच्च कक्षाओं के लिए उपयोग लेंगे? ले सकते हैं, लेकिन निम्न कक्षाओं के बारे में आपसे पूछेगा। छोटी कक्षा में गणित पढ़ाने की बेस्ट जो विधि है, गणित पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? आगमन विधि। पूछे आपसे प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जो विधि रहेगी वो है आगमन विधि, क्योंकि गणित का मुख्य उद्देश्य है तार्किकीकरण डेवलप करना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि गणित पहले लेक्चर में कि गणित का मुख्य काम है तार्किकीकरण और अनुमानीकरण, ये काम। तो अब जब तर्क कब डेवलप होगा? जब हम आगमन विधि का या फिर अवलोकन का बच्चे में क्या करेंगे? विकास करेंगे। अवलोकन का विकास करेंगे तो बच्चे में तर्क डेवलप हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप दो चीज लिख लें। ये तो हो गई संश्लेषण विधि और ये हो गई आगमन विधि। आगमन विधि में क्या कर रहे हैं? छोटी कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है आगमन विधि। और यहाँ पे एक और मैं एडिशनल जानकारी दे दूँ, भाषा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याकरण पढ़ाने की भी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि होती है। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगला लेक्चर जो हम ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, उनकी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे और बड़े ढंग से उनको सीखेंगे कि उनमें क्या क्या बातें हैं, उनके गुण दोष क्या हैं, और उदाहरणों के माध्यम से हम उनको बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उनमें अंतर हैं और क्या है। तो विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन में आप अंतर देख सकते हैं कि कौन कैसे है। आगमन के जस्ट विपरीत है निगमन, और विश्लेषण के जस्ट विपरीत तो हम संश्लेषण को नहीं कह सकते, क्योंकि संश्लेषण में विश्लेषण का काम होता है, लेकिन हाँ लगभग विपरीत विधि है। विश्लेषण में हम सूत्र का, संश्लेषण में हम क्या कर रहे थे? विश्लेषण में तो हम बड़ी समस्या को तोड़ के छोटी समस्याओं में डिवाइड कर रहे थे, और संश्लेषण में हम सीधे ही उत्तर से प्रश्न की तरफ या फिर कारण से प्रभाव की तरफ जा रहे थे। तो अब आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा या फिर इन्हीं बातों पे हमने चर्चा करी, और हम आगे के लेक्चरों, आगे का जो चौथा लेक्चर होगा हम उसमें चर्चा करेंगे समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रोजेक्ट विधि और प्रयोगशाला विधि, इन पर हम चर्चा करेंगे। और गणित की शिक्षण विधियां अब अगले 2-3 लेक्चर में हम समाप्त कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें।